हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहल एजुकेशन। मैं आपके साथ आपका दोस्त फिर से हम एक नई क्लास में पिछली क्लास में हमने जीवांश खाद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो वो चर्चा अब हम उसी टॉपिक को दोबारा लेकर आपके बीच में उपस्थित। तो जीवांश खाद का हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो हमने जीवांश खाद का वर्गीकरण अर्थात जीवांश खाद को दो भागों में डिवाइडेशन किया था। पहला सांद्रित खाद और वे दूसरी सांद्र खाद। तो हम पहले खाद के पार्ट्स के बारे में अर्थात जो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़े थे। गोबर की खाद के बारे में हमने पढ़ चुका था। अब हम पढ़ेंगे कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्ट में कौन कौन सी विधियां आती है, अर्थात किन किन विधियों के द्वारा खादें बनाई जाती है, अर्थात कौन कौन सी विधियों के किन किन विधियों को किन किन वैज्ञानिकों ने लागू किया है या उनको एक प्रतिपादित दिया है। तो वो अब इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ा बोर्ड का थोड़ा इश्यू है क्योंकि बोर्ड में ब्राइटनेस की थोड़ी दिक्कत होगी। ब्राइटनेस के कारण कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, ताकि काफी हद तक मैं आपको बोल के जरूर बताऊंगा ताकि आप नोट आउट कर सकें। तो आज हम पढ़ने वाले जीवांश खाद का वर्गीकरण में हमने गोबर की खाद में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद अर्थात कंपोस्ट खाद वे होती है जो सड़ा गलाकर बनाई जाती है, कंपोस्ट खाद कहलाती है। ऐसे सामान्यतः भाषा में इसे कह सकते हैं कि कंपोस्ट वो होता है जो सड़ गलकर अर्थात एक रूपांतरित खाद में प्राप्त होती है, उसे कंपोस्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी वैज्ञानिक डेफिनेशन। कंपोस्ट एक जैविक रासायनिक क्रिया है। कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय तथा अवायवीय और अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर अर्थात कार्बनिक पदार्थ जैसे घास फूस कचरा हो गया उनका विघटन कर उनको सड़ा गलाकर कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर बारीक खाद निर्माण करता है। अर्थात उन पदार्थों को एकदम सड़ा गलाकर बारीक खाद के रूप में निर्माण कर देता है। अर्थात जैविक व अजैविक कारक कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर बारीक खाद का निर्माण कर देता है, जिसे कंपोस्टिंग क्रिया से बना पूर्ण सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ कंपोस्ट कहलाता है। अर्थात कंपोस्ट को हम सामान्यतः ऐसे कह सकते हैं कि जैविक व अजैविक कारक कंपोस्ट कार्बनिक पदार्थ को सड़ा गलाकर बारीक खाद में बना देता है, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। अर्थात कंपोस्ट का सामान्य से अर्थ इसी से लगाया भी जा सकता है कि कंपोस्ट सड़ा गला हुआ मटेरियल अर्थात पदार्थ होता है। ये होगी कंपोस्ट की डेफिनेशन। ये होगी कंपोस्ट की डेफिनेशन। कंपोस्ट एक सड़ा गला हुआ कार्बनिक पदार्थ है। अर्थात कार्बनिक पदार्थ में पशुओं का कचरा मान लो, चाहे गोबर मान लो या फिर घास फूस मान सकते हो। कंपोस्ट बनाने की विधियां अर्थात कंपोस्ट बनाने की कौन कौन सी विधियां। तो कंपोस्ट बनाने की पांच विधियां हैं। पहली है इंदौर विधि। आप साथ साथ में नोट आउट कर सकते हैं। पहली है इंदौर विधि, दूसरी है नाडेप विधि और तीसरी है एडको विधि, चौथी बेंगलोर विधि और पांचवी मायादास विधि। ये पांच विधि है कंपोस्ट की। पांच विधियां हैं जिसमें पहली इंदौर विधि, दूसरी नाडेप विधि, तीसरी एडको विधि, चौथी बेंगलोर विधि और पांचवी मायादास विधि। तो अब इन विधियों का हम वर्णन करने वाले हैं कि इन विधियों में क्या क्रिया प्रणाली रहने वाली है, अर्थात इन विधियों का प्रतिपादन अर्थात इनके जनक कौन है, अर्थात ये किन के वैज्ञानिकों के माध्यम से निकली है, अर्थात इनके वैज्ञानिक अर्थात इनको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से है। तो वो हम देखते हैं। पहली है नाडेप विधि। नाडेप विधि के बारे में अध्ययन करने वाले कि कौन से वैज्ञानिक ने इसे दी, कौन से वैज्ञानिक ने इसे बताया, अर्थात इसमें गड्ढे का क्या होता है, खाद कब तक तैयार होती है। तो ये वर्णन करने वाले पहली है नाडेप विधि। तो नाडेप विधि होवार्ड, वैज्ञानिक का नाम है नाडेप विधि होवार्ड व यशवत डी वार्ड ने इसे प्रतिपादित किया। अर्थात कंपोस्ट की एक विधि है इंडोर विधि जिसे होवार्ड व यशवत डी वार्ड ने प्रतिपादित किया और इस विधि को प्रतिपादित 1931 में किया गया। 1931 में होवार्ड व यशवत डी वार्ड ने 1931 में इंडोर विधि को एक नया आगमन दिया अर्थात नया परिगमन दिया और इस विधि को इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंडोर विधि को 1931 में होवार्ड व यशवत और डी वार्ड ने इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन जो है इंदौर में उसे 1931 में प्रतिपादित किया गया। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है
इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर। कहाँ है? इंदौर में। पहली कंपोस्ट बनाने की पहली विधि है इंदौर विधि। इंदौर विधि को किसने प्रतिपादित किया? तो इंदौर विधि को होवार्ड व यशवंत डी वार्ड ने प्रतिपादित किया और 1931 में इसे प्रतिपादित किया गया। और कहां किया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर, इंदौर के अंदर इसे प्रतिपादित किया। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अपशिष्ट पदार्थ डालने पड़ते हैं, क्या क्या इसके गड्ढे बनने के लिए चाहिए। तो पहले आता है इसमें फार्म का अपशिष्ट पदार्थ, अर्थात इंदौर विधि में पहले आता है फार्म का अपशिष्ट पदार्थ। फार्म का अपशिष्ट पदार्थ ये इसका प्रमुख कारक मान लो, चाहे कार्बनिक पदार्थ मान लो, फार्म अपशिष्ट। फिर लकड़ी की राख, अम्लीयता कम व पोटास की मात्रा अधिक, अम्लीयता की मात्रा अधिक व पोटास की मात्रा कम रखी जाती है। पहले कार्बनिक पदार्थ, अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ, फिर राख, फिर कार्बनिक पोटास की मात्रा कम रखी जाती है और अम्लीयता की मात्रा ज्यादा रखी जाती है। ये है इंदौर विधि, अर्थात कंपोस्ट बनाने की पहली विधि है इंदौर विधि। इंदौर विधि में हमने पढ़ा इसके प्रमुख वैज्ञानिक कौन से और कहां से ये प्रतिपादित की गई है। अब देखते हैं गड्ढे का आकार। इसके गड्ढे का क्या आकार क्या होता है? तो कंपोस्ट बनाने की जितनी भी विधियां हैं उनमें गड्ढे का आकार सेम रखा जाएगा। गड्ढे का आकार तीनों में भी सेम रखा जाएगा। ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें गड्ढे का आकार अलग अलग रखा जाएगा। इसमें 3 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा, 3 फीट गहरा, 2 फीट लंबा और 10 फीट, 2 फीट चौड़ा, सॉरी 2 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा रखा जाता है। ये इन सभी विधियों का एक निश्चित माप है, चाहे वो इंदौर विधि हो, नाडेप विधि हो, एडको विधि हो, बेंगलोरा विधि हो या मायादास विधि हो, इनमें सभी का माप एक समान रखा जाएगा। और अब देखते हैं इनके गड्ढे भरने का तरीका, अर्थात गड्ढे भरने में पहली परत किसकी आएगी, सेकंड परत किसकी आएगी और थर्ड परत किसकी आएगी, कब तक बनकर खाद तैयार हो जाएगी, वो हम इसमें आगे जिक्र करते हैं। तो 3 इंच पशुशाला का कचरा, 3 इंच पशुशाला का कचरा, 3 इंच पशुशाला का कचरा हो गया और इसे 1.5 इंच गड्ढे से बाहर रखते हैं और 2 इंच गोबर की परत और 1 फीट उसे गड्ढे से ऊंचा निकाल देते हैं। 3 इंच पशुशाला का कचरा, और पशुशाला का कचरा बनने के बाद में एक परत और आती है। पशुशाला का कचरा बनने के बाद एक परत और आती है, उसमें आता है 2 इंच गोबर आता है और उसे इन दोनों परतों के भरने के बाद गड्ढे को 1 इंच से ऊपर निकाल देते हैं। जैसे इस प्रकार देख लो, हम पढ़े इंदौर विधि में गड्ढे भरने का तरीका। तो इंदौर विधि में 3 परत आती है। पहली परत आती है 3 इंच पशुशाला का कचरा और 2 इंच गोबर और 1 इंच, इन दोनों पर भरने के बाद 1 इंच गड्ढे को ऊपर तक भर देते हैं। तो ये मान लो ये हो गया हमारा पहला गड्ढा। ये हो गया गड्ढा। तो पहले में 3 इंच आएगा अपशिष्ट पदार्थ या पशुशाला का कचरा, मान लो यहां तक 3 इंच। गड्ढा कच्चा या पक्का जो आपकी सुविधा है उस अनुसार गड्ढा बना सकते हैं, चाहे गड्ढा कच्चा बनाए या पक्का बनाए। अगर स्थायी गड्ढा बनाना हो तो हम पक्के ईंट का गड्ढा बनाएंगे, अगर हमें अस्थायी गड्ढा बनाना हो तो हम कच्ची ईंटों का उपयोग कर अस्थायी गड्ढे का निर्माण करेंगे। तो 3 इंच पशुशाला का कचरा आएगा और 2 इंच गोबर की खाद और उसे 1 फीट ऊंचा निकाल देते हैं, उसे 1 फीट ऊंचा निकाल देते हैं, उसे 1 फीट ऊंचा निकाल देते हैं। तो ये इंदौर विधि होगी और इंदौर विधि के भरने का तरीका हो गया। इंदौर विधि को सर्वप्रथम इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन 1931 में इंदौर में निकाला गया और इसके प्रमुख प्रमुख वैज्ञानिक है होवार्ड व यशवंत डी वार्ड, इसके प्रमुख वैज्ञानिक है। अर्थात इसको भरने, इसमें गड्ढे का आकार होता है 3 फीट तो होता है चौड़ा और इसमें गड्ढे का आकार होता है 10 फीट होता है लंबा, 3 फीट होता है गहरा और 2 फीट होता है चौड़ा। तो ये इसमें सभी विधियों में ये रहेगा गड्ढे का आकार, चाहे वो कौन सी विधि हो, चाहे एडको विधि हो, मायादास विधि हो, चाहे बेंगलोरा विधि हो, चाहे कौन सी विधि हो, ये होता है इसमें गड्ढे का आकार तीनों चारों पांचों में विषय में रहने वाला है। तो हमने इंदौर विधि के बारे में पढ़ लिया है। इंदौर विधि में प्रथम पलटाई अर्थात गड्ढे बनने में प्रथम पलटाई वो करते हैं, तो 10 से 15 दिन बाद प्रथम पलटाई करते हैं।
10 से 15 दिन बाद प्रथम पलटाई करते हैं, अर्थात सेकंड पलटाई करते हैं। जो हमने पहले 15 दिन में पलटाई की, अर्थात उसी पहले हमने दी पहली पलटाई की हमने 10 से 15 दिनों के बाद में, अब सेकंड पलटाई करेंगे उसी 10 या 15 दिनों के बाद, 10 या 15 दिनों के बाद और कर देंगे, और फिर तीसरी पलटाई करेंगे 2 महीने बाद, तीसरी पलटाई करेंगे 2 महीने बाद। तो ये हो गई हमारी 3 पलटाई होगी। ज्यादातर पलटाई करने के बाद अधिक से अधिक अर्थात 3 पलटाई होगी, तो 3 पलटाई करने पर नाइट्रोजन की मात्रा का ह्रास होगा और पानी की भी आवश्यकता अधिक होगी और श्रम की भी आवश्यकता अधिक होगी। तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से एक लाभदायक विधि नहीं है, और इसमें 4 माह में हमें खाद प्राप्त होती है, 4 माह में हमें खाद प्राप्त होती है। और ये एक संतोषजनक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें अधिक बार पलटाई करने पर नाइट्रोजन का ह्रास हो जाएगा। अगर जिस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो तो वो फसलों के लिए आवश्यक रूप से कोई उपयोगी नहीं मानी जाती। तो ये होगी हमारी इंदौर विधि। इंदौर विधि के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, और ये एक महंगी विधि भी साबित होती है, एक महंगी विधि भी साबित होती है। इंदौर विधि के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो ये होगी हमारी इंदौर विधि। आप इसे पूर्णतः जो वॉइस के माध्यम से चाहे किसी के माध्यम से लिखकर सुन सकते हैं। इसमें एक इंस्टीट्यूट का नाम बताया गया है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन ऑफ इंदौर। ये हालांकि पूछा जाता है, और इसका विधि को विकसित किया गया 1931 में। 2 वैज्ञानिक थे, होवार्ड व यस डी वार्ड के द्वारा इसे विकसित किया गया। तो ये हो गई हमारी कंपोस्ट बनाने की पहली विधि, इंदौर विधि। तो अब हम देखते हैं नाडेव विधि। नाडेव विधि, नाडेव विधि में अर्थात नाडेव विधि किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित की गई है, अर्थात कौन से वो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इस विधि को प्रतिपादन किया गया? तो महाराष्ट्र के नाडेव काका, जिसे नारायण देवदास के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के नाडेव काका जिसे नारायण देवदास के नाम से जाना जाता है, ये एक कंपोस्ट बनाने की विधि है। और इसमें पशुओं का गोबर का कम उपयोग करता है, अर्थात पशुओं के गोबर का कम प्रयोग करते हैं। और कंपोस्ट में अर्थात इस विधि की कंपोस्ट होती है, उसमें एनपीके की मात्रा पहले होती है नाइट्रोजन 0.5 से। इसमें विधि में कंपोस्ट की अर्थात नाडेव विधि में कंपोस्ट एनपीके की मात्रा आपसे पूछी जाती है। पहली में है 0.5 से 1.5%, वो होगी नाइट्रोजन। अब होगी फास्फोरस की मात्रा कितनी रखी जाती है? फास्फोरस की मात्रा रखी है 0.5 से 0.9%, 0.5 से 0.9%। और अब होगी के प्रतिशत, अर्थात के प्रतिशत कितना होता है? पहले कंपोस्ट नाडेव विधि में नाडेव काका जो महाराष्ट्र के थे, नारायण देवदास के नाम से जाना जाता है जिन्हें, और इन्होंने ये नाडेव विधि को विकसित किया। और नाडेव कंपोस्ट में अगर पूछ लिया आपको एनपीके की मात्रा, तो एनपीके की मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5 से 1.5%, और पी प्रतिशत होता है 0.5 से 0.9%। अब के प्रतिशत देखते हैं, 1.2 से 1.4%, ये हो गया के प्रतिशत। अगर आप इसे सीधा सा याद रखना चाहो तो 515 बाद में आप एक अंक छोड़ के, अर्थात जिस 2 संख्या हो उसमें 1 छोड़ के डैश लगा दें, पॉइंट लगा दें, और जिसमें 1 संख्या हो उसमें 0 लगा के पॉइंट, पहले 0 फिर पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। फिर हो गया 509 फिर 12 14। तो ये हो गई नाडेव विधि में एनपीके की मात्रा देख ली, अर्थात किसके द्वारा विकसित की गई है वो देख ली। अब देखते हैं इसको भरने का क्रम, अर्थात जैसे गड्ढे का क्रम तो आपको बता दिया। इसमें गड्ढे का क्रम होता है आयताकार, वही 2 फीट और 3 फीट और 10 फीट, वो आप इसके वो पिछले विधि के हिसाब से रखते हैं। गड्ढे का आकार होता है 3 फीट और 6 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा, तो वो ही सेम होगा इसमें। अब इसमें देखिए भरने की प्रोसेस, अर्थात भरने की प्रोसेस क्या होती है? 6 इंच वानस्पतिक अवशेष होता है और 50 से 60 केजी गोबर होता है। भरने की प्रोसेस होती है 6 इंच वानस्पतिक अवशेष और 50 से 60 किलोग्राम गोबर की मात्रा होती है। 50 से 60 किलोग्राम इसमें गोबर की मात्रा होती है, और सूखी मिट्टी का भी उपयोग किया जाता है। और 1.5 मीटर से उस गड्ढे से ऊपर निकाल देते हैं।
तो इसमें है पहले 6 मीटर अवशेष का उपयोग किया जाएगा और 50 से 60 केजी इसमें गोबर का उपयोग किया जाएगा और 1.5 मीटर गड्ढे से ऊपर निकाल देंगे। 1.5 मीटर से गड्ढे से ऊपर निकाल देंगे। तो पिछली विधि के साथ था उसे उसमें 1 मीटर ऊपर निकाला था, इसमें 1.5 मीटर ऊपर निकाल देंगे। अर्थात पहले गड्ढे में भरेंगे तो 6 इंच अवशेष की आएगी परत और फिर 50 से 60 केजी गोबर आएगा और फिर 1 इंच उसे 1.5 फीट उसे ऊपर तक भर देंगे या ऊपर तक निकाल देंगे। साधारणतः इसमें 160 से 175 फीट होल क्यूब 175 होल क्यूब लगभग 3 टन खाद इसमें बनाई जाती है। पहले हमने नाडेब इंदौर विधि पढ़ी, इसमें विधि में हमें खाद बनाने में लगता था 4 माह। तो अब देखते हैं नाडेब विधि में हमें कितना समय लगता है। अब इसमें हमने भरने की विधि देख ली। 6 इंच में वानस्पतिक अवशेष होगा और 50 से 60 किलो गोबर होगा, सूखी मिट्टी भी होगी और साधारणतः टैंक में 3 टन गोबर की खाद आती है। अब देखते हैं इनकी मात्रा कितनी होती है, इनको भरने में मात्रा कितनी चाहिए। तो पहले देखते हैं पानी की मात्रा। पानी की मात्रा होती है 1500 से 2000 लीटर तक पानी चाहिए। सूखी मिट्टी की मात्रा होती है 1450 किलोग्राम, मान लो चाहे किलोग्राम होगी सूखी मिट्टी। अब देखते हैं गोबर की मात्रा कितनी, 90 से 100 किलोग्राम गोबर की मात्रा और 15 से 20 प्रतिशत नमी, 15 से 20 प्रतिशत नमी होनी चाहिए। तो पहले इसमें हमने सर्वप्रथम इसमें 6 इंच वानस्पतिक पदार्थों की परत रखी, फिर 50 से 60 किलोग्राम गोबर और 1.5 फीट गड्ढे को ऊपर तक भर दिया। देखते हैं कैसे। पहले इंदौर विधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इंदौर विधि कहां से विकसित की और गड्ढे का आकार क्या जाता है। अब नाडेब विधि महाराष्ट्र के नाडेब का के द्वारा विकसित की, जिसे नारायण देवदास के नाम से जाना जाता है। इसमें पहले 6 इंच वानस्पतिक अर्थात वानस्पतिक पदार्थों की भरी जाती है और 50 से 60 किलोग्राम गोबर की मात्रा और को सूखी हुई मिट्टी और गड्ढे को 1.5 फीट या 1.5 फीट गड्ढे को ऊपर तक भर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें वानस्पतिक पदार्थों की मात्रा अर्थात कितने किलोग्राम वानस्पतिक पदार्थ चाहिए, गोबर की मात्रा कितनी चाहिए। तो इसमें कुल वानस्पतिक अवशेष होना चाहिए 1400 से 1500 किलोग्राम, 1400 से 1500 किलोग्राम वानस्पतिक अवशेष और 1500 से 2000 लीटर पानी की आवश्यकता और 1750 वो पहले 1450 बोल दिया गया था, 1750 छनी हुई मिट्टी और 15 से 20 प्रतिशत नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो ये इस गड्ढे में भरने का अवशेष है। अर्थात गड्ढे में अलग अलग परत अर्थात इतना इंस्ट्रूमेंट होने के बाद गड्ढे में लगभग 3 टन अर्थात 3 टन जो समय लगता है 90 से 120 दिन अर्थात 4 महीने लगभग जाते हैं। तो उस 4 महीने में हमें 3 टन खाद प्राप्त हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा। कंपोस्ट विधि में इंदौर विधि पढ़ ली और नाडेब विधि पढ़ ली। तो अब हम एडको विधि पढ़ने वाले हैं। पहले हमने इंदौर विधि में देखा कि इसमें 3 भराई होती है। पहले 10 से 15 दिन बाद, फिर उसी 10 से 15 दिन बाद एक दूसरी भराई होती है। दूसरी भराई के बाद 2 माह बाद फिर से भराई होती है। इसमें गड्ढा 2 बार भरा जाता है। पहला गड्ढा 15 से 20 दिन बाद भरा जाता है। पहला गड्ढा भरने के बाद फिर इसके बाद में 15 से 20 दिन बाद में भरा जाता है और हमें 4 माह बाद 3 टन खाद प्राप्त होती है। 160 से 175 फीट होल क्यूब हमें खाद प्राप्त हो। तो ये बात होगी हमारी खाद की हमने 2 विधियां पढ़ ली है। पहली इंदौर विधि, नाडेब विधि, एडको विधि पढ़ेंगे। तो 2 विधियों को हमने संपूर्ण पढ़ लिया है। 2 विधियों के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं नाडेब विधि के बारे में पढ़ चुके। एडको विधि के बारे में हम देखते हैं। एडको विधि 1921 में इंग्लैंड में इसे विकसित किया गया और एडको विधि में गोबर की जगह अर्थात गोबर का उपयोग न करके गोबर की जगह एडको पाउडर का उपयोग किया जाता है। गोबर की जगह एडको पाउडर का उपयोग किया जाता है और इसके वैज्ञानिक रिचार्ड ने उन्हें 1921 में इंग्लैंड में इसे विकसित किया और इसमें गोबर की जगह एडको पाउडर उपयोग किया जाता है। जैसा नाम वैसा काम, अर्थात
एडको पाउडर का भी उपयोग इसमें गोबर की जगह किया जाता है। तो ये हो गई हमारी एडको विधि। एडको विधि में कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है, एडको विधि में बस एडको पाउडर का उपयोग किया जाता है और खाद वो ही 4 से 5 महीने में हमें खाद प्राप्त हो जाती है। अब हम देखने वाले हैं बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि किसके द्वारा दी गई है? तो बेंगलोर विधि दी है सी एन आचार्य द्वारा। हमारी पहली 2 विधि थी उनमें भी एक सी एन आचार्य द्वारा दी गई थी, वो गोबर बनाने की विधि थी। ट्रेंच या खाई नाली विधि थी जिसमें हमें सी एन आचार्य द्वारा प्रतिपादित की गई, और ये है कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि जिसे डॉक्टर सी एन आचार्य द्वारा विकसित की गई है और इसे कर्नाटक में विकसित किया गया है, कर्नाटक में विकसित किया गया। और ये शहरी क्षेत्र में अधिक प्रचलित विधि है, इसे कर्नाटक में विकसित किया गया है डॉक्टर सी एन आचार्य द्वारा, और ये शहरी क्षेत्र में अधिक एक प्रचलित विधि है। हमने 3 विधियों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। पहले इंदौर विधि के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, कर्नाटक विधि के बारे में अध्ययन कर लिया, एडको विधि के बारे में अध्ययन कर लिया, बेंगलोर विधि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसे सी एन आचार्य द्वारा विकसित किया गया। पहली गोबर की विधि है, इसे भी सी एन आचार्य द्वारा विकसित किया गया है और ये एक सस्ती विधि है। ये एक सस्ती विधि है, कम लागत वाली विधि और कम श्रम वाली विधि है, जो इंदौर विधि की तुलना में परफेक्ट अर्थात माने तो बहुत ही सरल विधि है। गड्ढे का आकार वही होगा 3 फीट, 6 फीट और 10 फीट। गड्ढे का आकार सेम वही जो अन्य विधियों में रखा था, 3 फीट, 6 फीट और 10 फीट। 3 फीट होगा गहरा, 6 फीट होगा चौड़ा और 10 फीट होगा लंबा। और अब हम नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, मायादास विधि की। मायादास विधि की बात करते हैं तो हमने चार विधियों के बारे में पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। पहली है हमारी इंदौर विधि और दूसरी है नाडे विधि, तीसरी एडको विधि, चौथी बेंगलोर विधि और 5वीं मायादास विधि। तो मायादास विधि मायादास विधि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा विकसित कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित की गई विधि है। इसमें भी खाद 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है। तो मायादास विधि से यहां से कुछ नाता नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इंदौर विधि और इस बेंगलोर विधि से आएगा। और इस विधि में कोई ज्यादा खास पढ़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, 6 माह में खाद तैयार हो जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया कंपोस्ट बनाने की प्रमुख विधियां। इंदौर विधि के बारे में हमने पूर्ण अध्ययन कर लिया, नाडे विधि के बारे में अध्ययन कर लिया, एडको विधि के बारे में हमने पढ़ लिया और बेंगलोर विधि के बारे में, मायादास विधि के भी बारे में पढ़े। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहां तक बात होती है हमारी जीवांश खादों के बारे में बात। अब देखते हैं जीवांश अर्थात खाद बनाने वाले प्रक्रम, खाद बनाने वाले जीवों के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ये एक अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? सामान्यतः देखिए कि केंचुआ होता है, वो हमारा कृषि के अपशिष्ट पदार्थों को खाकर अपने गुद्दे द्वारा गोलियों रूपी अर्थात खाद निकालता है, वो कंपोस्ट होती है। और वो कंपोस्ट हमारी मृदा में मिलकर हमारी फसलों को उपयुक्त पोषक तत्व प्राप्त करती है, जिससे हमारी उपज में वृद्धि होती है, अर्थात हमारे हानिकारक जीवाणु काफी हद तक नुकसान कम पहुंचाते हैं, ताकि लाभ और उस खाद से लाभदायक जीवाणु ज्यादा पनपते हैं, अर्थात उन्हें उनका जीवन जीने में सरलता मान लो, सुगमता मान लो, आसानी होती है, अर्थात उनको कोई भी क्रिया करने में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक होती है, न कि वो केमिकल होती है। तो पहले पढ़ने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट। आप हेडिंग लगा सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर, अर्थात हमारे कृषि में जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कृषि करने के बाद मान लो चाहे पेड़ों के पत्ते हो लो, फसल के पत्ते या फसल की फलियां मान लो, उत्तम किस्म का कंपोस्ट निर्माण जिसमें केंचुओं के अपशिष्ट, मल, उनके कोकून, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीव, मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व, विघटित और जैविक पदार्थों का मिश्रण उपस्थित होता है। अर्थात तो वर्मी कंपोस्ट वो होती है जिसमें केंचुओं द्वारा बनाई गई खाद, अर्थात मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, और केंचुओं की कोकून क्रिया के सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीव, मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो एंड मैक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, उपस्थित होते हैं। और केंचुआ कृत्रिम उर्वरक कारखाना है, अर्थात न कि कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम उसे मानने की एक कृत्रिम कारखाना है जिसमें हम अपशिष्ट डालते हैं, तो उसे केंचुआ उसको खाकर, गलाकर, कंपोस्ट कर एक नई खाद बनाता है, तो उसे एक
कृत्रिम कारखाने का रूप दिया गया है। यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कृत्रिम उर्वरक कारखाना है, उसमें 2-3 आपको नाम दे देगा, एक दे देगा केंचुआ भी दे सकता है कि केंचुआ की भी कृत्रिम उर्वरक कारखाने के नाम से जानते हैं। तो पहले दोस्तों आप ये भी बता दें कि क्या आप पीपीटी है अर्थात ये स्लाइड ढंग से आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट के माध्यम से बता दें। और जितने भी साथी एक बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अयोग्य छात्रों को, जो छात्र भारी भरकम फीस देकर कुछ नया हासिल कर सके, वो फ्री के प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है। तो दोस्तों आम पर वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ लिया, अर्थात केंचुए को कृत्रिम कारखाने के भी रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कितने प्रकार की होती है? वर्मी टेक्नोलॉजी की 3 तकनीक अर्थात वर्मी कंपोस्ट 3 प्रकार की होती है। पहली है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर होता है केंचुओं को पालना, कल्चर जैसे एग्रोनोमी, कल्चर कौन सी होगी वो, जैसे एग्रीकल्चर जिसमें पशुओं का अध्ययन करते हैं, पशुओं का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार वर्मी कल्चर, वर्मी मानी होता है कीड़ा, कल्चर मानी होता है अध्ययन करना, अर्थात किसी कीड़े को पालकर अध्ययन करना वर्मी कल्चर होता है, या उसकी प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन करना ही वर्मी कल्चर होता है। केंचुओं का प्रजनन रख रखाव की तकनीक का अध्ययन करना या संवर्धन करना वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी कंपोस्टिंग, केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्रिया अर्थात केंचुओं द्वारा खाद बनाने की क्रिया वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। वर्मी कंपोस्टिंग में से केंचुओं को अलग करने की क्रिया वर्मी कंजर्वेशन कहलाती है। ये यहां से 100% अगर आपको एग्जामिनर का अगर इस टॉपिक में क्वेश्चन चकने का इच्छा होगी तो वो यहां से क्वेश्चन जरूर पुट आउट करेगा आपसे कि वर्मी कंजर्वेशन कौन सी क्रिया होती है। केंचुओं वर्मी कंपोस्टिंग से केंचुओं को अलग करने की प्रक्रिया, केंचुओं को पालने की क्रिया, या केंचुओं की प्रजनन करने की क्रिया, या केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्रिया। तो ये वर्मी कंपोस्ट 3 प्रकार का होता है, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन के बारे में आप ध्यान रख लीजिए, आप अलग पेन या अपने कॉपी के हाशिए में जरूर लिख ले कि वर्मी कंजर्वेशन केंचुआ जो खाद बनाता है अर्थात उस खाद में से केंचुओं को अलग करने की क्रिया वर्मी कंजर्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्मी कंजर्वेशन। अब वर्म कास्टिंग क्या होता है? वर्म कास्टिंग, जो केंचुआ छोटी छोटी गोलियां बनाता है अर्थात जो केंचुआ छोटी छोटी गोलियां बनाता है उसे वर्म कास्टिंग कहते हैं। जो छोटी छोटी गोलियां होती है उसे वर्म कास्टिंग कहते हैं, तो वो उसके मल का रूप होता है। अब देखें वर्मी कास्ट जो केंचुआ द्वारा खाद बनाई जाती है, उसमें एनपीके की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.51 से 1.61% वर्मी कास्टिंग में, अर्थात उन गोलियों में पी प्रतिशत होता है 0.19 से 1.02 और के प्रतिशत होता है 0.15 से 0.73% एनपीके की मात्रा उपज। ये भी मात्रा आपसे पूछ सकते हैं, ये भी आप अपने एक हाशिए में लिख लें कि नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.51 से 1.61% और फास्फोरस की मात्रा होती है 0.19 1.02% और पोटेशियम की मात्रा होती है 0.15 0.732%। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहां से उठ के आने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसीटीज अर्थात ये आपको बता दूं कि जो कई बार हमारे खेतों में बरसात होती है तो बरसात होने के बाद एक अलग सी स्मेल आती है, मर्दा से एक अलग सी स्मेल आती है और उस स्मेल को हम सूंघकर आभास भी करते हैं कि यार स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल, वो अच्छी स्मेल होती है, न कि बदबूदार स्मेल, एक अजीब सी स्मेल होती है, मन को भाने वाली स्मेल। तो जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थ दबा देते हैं तो उसके बाद में एकदम निकाल तो ताप बढ़ने के बाद में आती है ना स्मेल, उस प्रकार एक स्मेल आती है, वो एक्टिनोमाइसीटीज के कारण आती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मर्दा में बरसात होने के बाद एक स्मेल आती है, वो स्मेल किस जीवाणु के कारण आती है? तो एक्टिनोमाइसीटीज जीवाणु के द्वारा आती है। तो वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसीटीज एक जीवाणु होता है अर्थात एक जिसका गंध आती है, जो एक लाभदायक ही माना जाता है। तो हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है, एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना अधिक होती है। जो हमारी गोबर की खाद होती है उसमें 8 गुना कम होती है, किसकी तुलना में? वर्मी कंपोस्ट की तुलना में। एक वर्मी कंपोस्ट की खाद लेते हैं, एक गोबर की खाद लेते हैं, तो उनमें तुलना करें
तो पहली तुलना यही होगी कि गोबर की खाद में एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा 8 गुना कम होगी, किसकी तुलना में? वर्मी कंपोस्ट की तुलना में। तो ये हमने पढ़ा वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट अब पढ़े हैं केंचुओं के बारे में, अर्थवूम के बारे में पढ़ने वाले हैं, केंचुओं के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात केंचुओं के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन सा केंचुआ मृदा की कौन कौन सी परत रहने वाला है। तो पहले केंचुओं के प्रकार, लगभग भारत में 2500 से 3000 प्रजातियां केंचुओं की पाई जाती है, जिसमें भारत में पाई जाती है 300 प्रजातियां। 300 प्रजातियों में से 293 प्रजाति होती है मानव उपयोगी, अर्थात जिनका उपयोग मानव उपयोग करता है, चाहे वो अपने फसल के रूप में हो, चाहे खाद बनाने के रूप में हो, किसी के रूप में। मान लो 293 जातियों का उपयोग वो करता है, कृषि कार्य में उपयोग करता है। तो अब देखते हैं अर्थवूम कितने प्रकार, केंचुओं के प्रकार कितने। पहला है एनेसिक केंचुए। एनेसिक केंचुए, ये केंचुए पृथ्वी अर्थात मृदा में ऊर्ध्वाधर बिल बनाते हैं, अर्थात ऊर्ध्वाधर बिल बनाते हैं और पृथ्वी और मृदा में ऊपरी परत पर ही रहते हैं। ऊर्ध्वाधर बिल बनाते हैं और पृथ्वी पर ऊपरी परत पर जो कार्बनिक पदार्थ होता है, चाहे खरपतवार मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, उसको खाकर ही खाद बनाते हैं। मृदा में स्थायी ऊर्ध्वाधर बिल निर्माण वाले मृदा की सतह पर पत्तियों को खाकर अपने बिल में खींचना। और इनकी प्रजातियां, यहां से क्वेश्चन आ सकता है अगर पूछे तो, कि एनेसिक, जो एनेसिक केंचुआ होता है, अर्थात एनेसिक केंचुए में कौन कौन सी प्रजातियां होती है। तो ये प्रजातियां दोस्तों आप एक बार जरूर लिख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कोई बता नहीं रहा, बहुत सी परीक्षा भर्तियों में यहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया गया है, बार बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हैं। तो आप इनको, अगर ये टॉपिक पढ़े तो आप इस टॉपिक को जरूर गौर करना, कंपोस्टिंग पर गौर करना, केंचुए कितने प्रकार के केंचुए हैं और केंचुए की कौन कौन से प्रकार की प्रजातियां कौन कौन सी होती है, वहां पर आप जरूर गौर करना। तो पहली प्रजातियां ओपोरेक्टोटिया, ओपोरेक्टोटिया लोगा, ओपोरेक्टोटिया लोगा एपे एनेसिक केंचुआ होता है, उसकी प्रजाति है एपोरेक्टोटिया लोगा। दूसरा एपोरेक्टोटिया नोक्टर्ना, लुम्बिक्रस, लुम्बिक्रस फ्रेडी, लुम्बिक्रस टेरेसीट्रस, लुम्बिक्रस टेरेसीट्रस। तो ये प्रजातियां हो गई। आपको अगर नजर ना आए तो मैं पूर्ण तरीके से दिखा दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही स्लाइड में आज कुछ भी। यार क्या हो गया, ये प्रजातियां और दोस्तों अगर काफी हद तक आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे हिसाब से ओबीएस में दिख रहा है, दिखाई दे रही है। ओपोरेक्टोटिया लोगा, ओपोरेक्टोटिया लोगा, ओपोरेक्टोटिया नोक्टर्ना, लुम्बिक्रस, ये लुम्बिक्रस है दोस्तों, यहाँ लुम्बिक्रस, लुम्बिक्रस फ्रेडी, लुम्बिक्रस टेरेसिस्टस, लुम्बिक्रस टेरेसिस। तो ये प्रजातियां होगी एनेसिक, एनेसिक जो होता है उसकी ये प्रजातियां हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिजिक, एपेजिक। पहले हमने एक केंचुआ का एक प्रकार पढ़ चुके हैं, एनेसिक केंचुआ, उसकी प्रजातियां भी पढ़ चुके हैं, अर्थात वो मृदा के ऊपरी परत पर पाया जाता है, अर्थात ऊपरी परत पर फसलों के अपशिष्ट पदार्थ को खाकर अपना जीवन यापन करता है। अब पढ़ने वाले हैं एपेजिक, अर्थात एक मृदा में 1 एम की गहराई तक कृषि अपशिष्टों को अधिक खाना, वर्मी कंपोस्ट बनाने में इन्हीं केंचुओं का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में सर्वाधिक किन केंचुओं का उपयोग किया जाता है, तो वो एपीजी केंचुओं का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में सर्वाधिक। आज दोस्तों यार गर्मी बहुत हो रही है कमरे में, क्योंकि लाइट भी 3 लाइट लग रही है, फिर भी एक लाइट ऑफ कर रखी है तो बहुत गर्मी हुई है यार, करंट फिश का पानी भी नहीं है ऊपर। चलो कोई नहीं, देखते हैं। एपीजिक केंचुए होते हैं वो मृदा में 1 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, अर्थात वर्मी कंपोस्ट बनाने में सर्वाधिक इन केंचुओं का उपयोग किया जाता है। तो इनकी प्रमुख प्रजातियां, इनकी प्रमुख प्रजातियों के बारे में देखते हैं। ये प्रजातियां आपसे पूछ सकता है कि ये प्रजातियां कौन से केंचुए की है, तो आप जरा सा गौर रखो इन पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आता भी है और मैं 100% कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। यहाँ से अगर पूछेगा, अगर एग्जामिनर खाद में से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पुट आउट करेगा आपसे, या तो एनपीके से क्वेश्चन आप पुट आउट करेगा, या फिर साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा उपयोगी है। तो पहली प्रजाति है एपेजिक,
हमने केंचुओं के प्रकार पढ़ लिए, तो हम पढ़ने वाले एपेजिक केंचुआ पढ़ लिया और एक केंचुआ हो रहा एनेसिक और एपेजिक। इसकी प्रमुख प्रजातियों के बारे में हम अध्ययन करने वाले। प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है इसकी प्रमुख प्रजातियां, प्रजातियों से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। यूट्रिलस यूजेंसी, यूट्रिलस यूजेनी, पेरियोनिक्स एक्स कैवेटस, फेरेटिना इलोनगेटा, एसनिया फेटिडा। पहली है यूट्रिलस यूजेनी और दूसरी है पेरियोनिकस एक्स कैवेटस और फेरेटिमा इलोनगेटा, और नेक्स्ट है इसेनिया फेटिडा। तो ये इसकी प्रमुख प्रजातियां होगी। प्रजातियों पर आपका फोकस सर्वाधिक रहना चाहिए, क्योंकि प्रजातियों से क्वेश्चन आपको पुट आउट करेगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट दो केंचुओं के बारे में पढ़ चुके हैं हम, इंडोजिक। अब नेक्स्ट है इंडोजिक। नेक्स्ट कौन से है, इंडोजिक भूमि में ये केंचुए, इंडोजिक केंचुए भूमि में गहराई बनाने वाले होते हैं, अर्थात 3 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। 3 मीटर हो सकता है, 3 मीटर से अधिक भी हो सकता है, और कृषि अवशिष्ट कम व 90% मृदा का सेवन करते हैं, अर्थात मृदा का भक्षण करते हैं। तो ये कुछ काफी मृदा को उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि ये मृदा में बहुत गहराई तक होते हैं और 90% मृदा का उपयोग करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करते, अर्थात मृदा फसल अवशेषों का उपयोग नहीं करते। जल निकास व जल संरक्षण में उपयोगी, जल निकास व जल संरक्षण में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ये हमारा एंडोजिक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायोजिक, एंडोजिक, डायोजिक, एपेजिक और एनेजिक। डायोजिक जिसे एपी एंडोजिक के भी नाम से भी जाना जाता है, एपी एंडोजिक के नाम से भी जाना जा सकता है। 1 से 3 मीटर की गहराई पर ये दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणी है। एंडोजिक और डायोजिक के बीच, अर्थात एंडोजिक और एनेजिक हमने दो केंचुओं के प्रकार पढ़ा, उन दोनों बीच की ये है, बीच दोनों के प्रजातियों के बीच की किस्म है ये, अर्थात बीच की श्रेणी है। 4 सप्ताह में वयस्क होकर प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं, अर्थात केंचुआ 4 सप्ताह में वयस्क होकर प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं। एक प्रजनन केंचुआ 6 माह में 250 केंचुआ उत्पन्न करता है, अर्थात केंचुआ 4 सप्ताह में प्रजनन योग्य, अर्थात अपनी केंचुओं की संख्या में वृद्धि करने योग्य हो जाता है। और एक प्रजनन केंचुआ 6 माह में 250 केंचुआ अर्थात 250 केंचुओं का उत्पन्न कर देता है। और केंचुओं को 30% नमी और 25 से 30% तापमान की आवश्यकता होती है, अर्थात केंचुओं को 30% नमी एवं 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो हम केंचुए पढ़ चुके हैं, डायोजिक, एंडोजिक। तो ये केंचुए 1 से 3 मीटर की गहराई व दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और एक प्रजनन केंचुआ 6 माह में 250 केंचुए उत्पन्न कर सकता है। तो ये हो गया केंचुआ डायोजिक ने, ये एपी एंडोजिक के नाम से भी जाना। वर्मी कंपोस्ट के लाभ, अर्थात वर्मी कंपोस्ट के लाभ क्या क्या होते हैं, वर्मी कंपोस्ट का लाभ हमें किस किस प्रकार देखना क्यों मिलता है वर्मी कंपोस्ट। तो एक्टिनोमाइसीट की बात कर ली कि हमें गोबर की खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में 8 गुना होती है। फसलों में रोग प्रतिरोधकता अधिक हो जाती है। प्रयोग से खेत में खरपतवार व दीमक का प्रयोग भी कम हो जाता है। और ऑक्सीजन व साइटोकाइनिन नामक हार्मोन का स्त्रावण पौधों की वृद्धि एवं रोगरोधी क्षमता में वृद्धि करता है, रोगरोधी क्षमता में वृद्धि करता है, न के बराबर नुकसान भी करता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट के लाभ हो गए। प्रतिरोधकता मान लो, चाहे जल आदान क्षमता मान लो, ये काफी हद तक मृदा कणाकार हो जाती है। मृदा भारी मृदा ना होकर वो पतली छोटे कणों वाली मृदा में रूपांतरित हो जाती है। मृदा कटाव भी कम होता है। तो ये इसके लाभ हो गए। प्रयोग करने की विधि, खेत की तैयारी के समय 2.3 टन हेक्टेयर मृदा में उपयोग किया जाता है, अर्थात वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो 2.5 टन से 3 टन वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। जो हमारी खाने वाली खदान्य फसल होती है उसमें 5 से 6 टन का उपयोग करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर सकता है। सब्जियों में 10 से 12 टन का उपयोग करते हैं। और फलदार वृक्षों में 5 kg का उपयोग करते हैं, पर प्लांट करते हैं। और फूलों की क्यारियों में 12 अम्बोस, ये एक इकाई है, 12 अम्बोस फूलों की क्यारियों में उपयोग करते हैं। तो यहां तक हमने प्रयोग करने की विधि, केंचुओं के प्रकार, कंपोस्ट के प्रकार ये भी पढ़ा।
और आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। तब तक जितनी बार एक साथ ही जुड़े हैं, जितनी भी बार, तो वो क्लास को शेयर कर दे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज कुछ गर्मी ज्यादा होने के कारण पानी, यहाँ पे पानी भी नहीं था, पानी यहाँ नीचे था, तो गले भी सूख रहा था, बार बार पानी पीने की जा रहा था, पानी हाथ नहीं था नहीं। तो दोस्तों को जो भी आपको परेशानी है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज ऐसा हो रहा है कि पानी की बजाय जो कुछ बोल कुछ हो रहा हूँ, निकल कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा। अगर कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिए। तब तक जय जवान, जय किसान, जय जय कृषि विज्ञान।